हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हो सब। स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल पर एबी क्रैकिंग मंत्रा। तो आज से हम शुरुआत करेंगे जून से। जून 2022 से लेके हम आगे तक जाएंगे। सब्जेक्ट वाइज हम डिवाइड करेंगे, मतलब जून का पॉलिटी, वैसे ही फिर इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट का मंथली करेंगे हम। और इसके साथ साथ आपको एमसीक्यू भी देखने मिलेंगे। जैसा एक पूरा इशू खत्म होता है उसके बाद तुरंत एक एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो ऐसा ये पूरा वीडियो रहेगा। अगर आपने पिछले वीडियोस देखे नहीं रहेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो आई लिंक पर। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ये मेरे बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे मेरा नाम और रोल नंबर है। मैंने यूपीएससी 2022 का प्रीलिम्स क्लियर किया है और मेंस भी दिया है, और यूपीएससी एमपीएससी में मुझे अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। तो पॉलिटी और गवर्नेंस का हम देखेंगे तो जून 2022 से। तो पहली न्यूज़ है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के रिगार्डिंग। तो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने एक कंसिस्टेंट डिक्लाइन देखा गया है जो पेंडेंसी आरटीआई की, तो उसमें मतलब ये अच्छी बात है, मतलब अच्छे से डिस्पोजल हो रहे हैं ये केसेस। तो उसके रिगार्डिंग ये पूरा न्यूज़ था। तो हम देखेंगे सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के रिगार्डिंग कुछ इन्फो। तो पहली बात तो ये है कि एस्टेब्लिशमेंट जो है सीआईसी का, वो आरटीआई एक्ट 2005 के अंडर किया गया है। और ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है ऑब्वियसली, क्योंकि ये एक्ट थ्रू किया है, मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं रहेगी। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा किया गया है। उसके अंदर मेंबर्स कितने होने चाहिए मिनिमम, तो नॉट मोर देन 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर होने नहीं चाहिए, मतलब 10 से ज़्यादा तो होने नहीं चाहिए, मिनिमम 10 ही है। और एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और नॉट मोर देन 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर, मतलब 1+10 हो गया ये 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स। तो अपॉइंटमेंट कौन करता है सीआईसी की, तो इसे अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट द्वारा, जो कि एक रिकमेंड किया जाता है एक कमेटी के थ्रू। उसमें जो प्राइम मिनिस्टर है वो चेयरपर्सन रहते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा के रहते हैं। फिर इंडियन कैबिनेट मिनिस्टर नॉमिनेट किया जाता है प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर द्वारा। तो ये पूरा अपॉइंटमेंट हो गया इसका। तो जुरिडिक्शन कैसा रहता है इसमें, तो ये पूरे सेंट्रल पब्लिक अथॉरिटी पे उनका जुरिडिक्शन रहता है। और टेनियर जो है वो कि जब तक 65 ईयर्स पूरे कंप्लीट नहीं होते, या फिर अभी 2019 का अमेंडमेंट हो गया तो उसमें 3 साल का टेनियर दिया गया है। 5 साल से 3 साल घटाया गया है, तो 3 साल भी आप ये याद रखिएगा। और रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होते। यहाँ पे ही क्वेश्चन एमसीक्यू बन जाते हैं। इधर आपको कंफ्यूजन ज़्यादा होगा, उधर एमसीक्यू बनने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो अभी हम देखते हैं पावर और फंक्शंस क्या है सीआईसी के। तो पावर क्या है, तो ये रिसीव कर सकते हैं या इंक्वायर कर सकते हैं किसी भी कंप्लेंट को किसी भी पर्सन द्वारा अगर दिया गया रहेगा, तो जो कि आरटीआई एक्ट में किया गया है। और ये ऑर्डर भी दे सकता है इंक्वायरी के लिए, किसी भी मैटर के लिए, अगर उन्हें लगा कि अच्छा रीजनेबल ग्राउंड है। मतलब खुद से वो इंक्वायरी शुरू भी कर सकते हैं, उसे वो बोला जाता है सुओ मोटो पावर है ये। और जब इंक्वायरिंग किया जाता है तब उनके पास पावर सिमिलर टू सिविल कोर्ट ही रहते हैं। जैसे समनिंग या फिर किसी को बुलाना है, जो सिविल कोर्ट्स के पास जितने पावर्स है उतने ही इनके पास भी पावर्स रहते हैं। तो अभी हम देखेंगे कुछ कौन से कमीशंस किसके मिनिस्ट्री के अंडर आते हैं। जैसे कि ये सीआईसी जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंडर आती है। फिर फाइनेंस कमीशन जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है। यूपीएससी मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, दोनों सेम ही हो गया। फिर इंटर स्टेट काउंसिल मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। फिर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल। और नेशनल कमीशन फॉर एससीज मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। थोड़ा सा लॉजिकल अगर आपने सोचा तो ये सिमिलर लाइंस पे ही इनका मिनिस्ट्रीज डेवलप किया जाता है, पर कुछ कुछ डिफिकल्ट हो जाता है। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल आपको लगेगा नहीं कि ये सीआईसी में आ सकता है, क्योंकि ये पूरा हायरिंग का काम करते हैं जैसे कि यूपीएससी वगैरह का। तो ठीक है, इसके ऊपर हम एमसीक्यू देखते हैं अभी। तो पहला क्वेश्चन है सेंट्रल इंफॉर्मेशन फॉल्स अंडर, कौन से मिनिस्ट्री के अंडर आता है ये आपको बताना है, कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा। और सेकंड है कि जो सैलरी होती है सीआईसी की कमिश्नर की, तो वो किससे सिमिलर होती है, सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, इलेक्शन कमिश्नर, या फिर दूसरा कोई। तो चलिए हम नेक्स्ट इशू की तरफ बढ़ते हैं। अभी इशू है ओडिशा हाईकोर्ट ने पहला एनुअल रिपोर्ट निकाला है स्टेट कोर्ट्स के ऊपर। मतलब जो स्टेट कोर्ट्स क्या क्या कर रहे हैं उसका पूरा लेखा जोखा देखा जाएगा। तो ये पूरा रिवॉल्व करता है एक ही इशू पे, जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी। अभी जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी क्या है वो हम देखते हैं। पहले तो अकाउंटेबिलिटी मतलब क्या, बीइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसीजंस और एक्शन, मतलब आप खुद जिम्मेदार हो आपके एक्शंस के ऊपर। इससे क्या दर्शाता है, तो ये पूरी ट्रांसपेरेंसी दिखाई जाती है। अगर आप किसी एक्शन के लिए आप क्लियर कट बता रहे हो कि मैंने ये एक्शन किया है और मैं इसका जिम्मेदार हूँ, तो आप बता रहे हो कि हम ट्रांसपेरेंट है। और जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी मतलब क्या, जैसे कि जुडिशियल है तो जजेस रिस्पॉन्सिबल रहेंगे उनके डिसीजंस के लिए जो भी उन्होंने डिलीवर किया है। तो ये होता है जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी। तो अभी करंट फ्रेमवर्क क्या है जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी का, अगर कोई जज मिसबिहेव करता है या इनकैपेसिटी है उसके अंदर, तो उसे निकाला भी जा सकता है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में बताया गया है।
जो कि प्रोवाइड करता है कौन से ग्राउंड्स पे, तो प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, ये इसके थ्रू इम्पीच किया जा सकता है जजेस को। आर्टिकल 124(4) सब क्लॉज में सुप्रीम कोर्ट जज को निकाला जा सकता है और हाई कोर्ट जज के लिए 2171(1)(b। और अभी तक किसी भी जज को इम्पीच नहीं किया गया है। हाँ, पहले इनिशिएट किया गया था, जो प्रोसीडिंग रहती है उसे इनिशिएट किया गया था सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए, पर बाद में फेल हो गया है, ये पूरा वोटिंग फेल हो गया था, इसलिए अभी तक तो सुप्रीम कोर्ट ना ही हाई कोर्ट में किसी को भी इम्पीच नहीं किया गया है। इवन जो जजेस इंक्वायरी एक्ट है 1968 का, वो भी पास किया गया था, जिसे जो इन्वेस्टिगेशन के रेगुलेशन के लिए बनाया गया था और प्रूफ के लिए भी कि इनकैपेसिटी कैसे है या फिर मिसबिहेवियर कैसे कर रहा है कोई भी सुप्रीम कोर्ट जज रहेगा या फिर हाई कोर्ट का। और जो आर्टिकल 235 है वो हाई कोर्ट को पूरी तरह पावर देता है, जो उनके सबऑर्डिनेट कोर्ट्स रहेंगे उनके ऊपर पूरी तरह कंट्रोल रखने के लिए। इस तरह से इफेक्टिव मैकेनिज्म है, ये एनफोर्स कर सकता है अकाउंटेबिलिटी के जो लोअर जुडिशरी है उनके ऊपर। तो ठीक है, अभी हम इस पर एमसीक्यू देखते हैं। अभी आपको बताना है कि व्हाट इज जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी। तो ये 4 ऑप्शंस है, आप खुद पढ़ के मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट इश्यू की तरफ। अभी आता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के बारे में। तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन या फिर PIL जिसे कहा जाता है, तो वो क्या है, और उसके रिगार्डिंग भी न्यूज़ चल रही थी बहुत कुछ, क्योंकि काफ़ी सारे फेक PILs भी फाइल हो गए हैं, तो उससे मिटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था। तो अभी हम देखते हैं ये PIL होता क्या है। PIL मतलब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जैसे कि पब्लिक के इंटरेस्ट में ही रहता है ये। और ये किधर से बोरो किया गया है, तो ये अमेरिकन जो जूरिस्प्रूडेंस है उस वहाँ से बोरो किया गया है। और पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का एक्चुअल मीनिंग क्या है, जो कि लिटिगेशन एक फाइल किया जाता है कोर्ट ऑफ लॉ में। क्यों? तो प्रोटेक्शन करना चाहिए पब्लिक इंटरेस्ट का, जैसे कि पोल्यूशन हो रहा है, टेररिज्म हो रहा है, रोड सेफ्टी, कंस्ट्रक्शन हजार्ड्स, कुछ भी अगर पब्लिक इंटरेस्ट में कुछ हानि पहुंच रही है तो उसके रिगार्डिंग हम इशू रेज कर सकते हैं, उसे PIL कहा जाता है। और एनी मैटर वेयर द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक एट लार्ज इज अफेक्टेड कैन बी रिड्रेस्ड बाय फाइलिंग अ PIL इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। ठीक है, वही बताया। और ये आर्टिकल 39A को अच्छे से हमने इम्प्लीमेंट किया है, जो कि है स्टेट हमें जस्टिस प्रोवाइड करेगा किसी भी हाल में, अगर कोई कुछ अन्याय होता रहेगा तो ये आर्टिकल 39A के रिगार्डिंग था। और जो PIL है वो डिफाइन अभी तक किसी भी एक्ट या स्टैट्यूट में डिफाइन नहीं किया गया है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसा बोल सकते हैं कि PIL इज डिफाइंड इन आर्टिकल 39A, ऐसा भी एक क्वेश्चन आ सकता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। और ये कैसा डिफाइन किया है, तो ये सिर्फ इंटरप्रेट किया है जजेस ने, जो कि इंटेंट जो है पब्लिक का वो अच्छे से हमें समझ में आ सके। और जो PIL है वो पावर गिवन टू द पब्लिक बाय कोर्ट्स थ्रू जुडिशियल एक्टिविज्म, मतलब जो कोर्ट्स है उन्होंने पब्लिक को पावर दी है, और जो कोर्ट्स अगर अपने जो दायरे से अगर बाहर जाके मदद करने की कोशिश करता है तो उसे जुडिशियल एक्टिविज्म कहते हैं। या फिर उसके रीच में भी रहा तो भी अगर खुद से सुओ मोटोली अगर वो फॉलो करता है तो उसे जुडिशियल एक्टिविज्म कहते हैं, जो कि सुओ मोटो है। ठीक है, अभी कौन PIL फाइल कर सकता है और किसके अगेंस्ट, वो हम देखते हैं अभी। तो कोई भी सिटीजन फाइल कर सकता है PIL पब्लिक केस बाय फाइलिंग अ पिटीशन। ये इसे कौन से आर्टिकल में राइट दिया गया है, तो आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन द सुप्रीम कोर्ट। मतलब ये फाइल कर सकता है सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, और इवन कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट, जो कि सेक्शन 133 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में दिया गया है। पर ऐसा मतलब, इसका मतलब ये नहीं कि पड़ोसी है मुझे तंग कर रहा है इसलिए मैं PIL फाइल करूंगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। कोर्ट सेटिस्फाई होना चाहिए जो भी आपने पिटीशन फाइल किया है, मतलब कुछ जेन्युइन रीजन रहना चाहिए। जैसे कि अगर कोई पर्सन है उसे काफी डैमेज हो गया है या फिर काफी इल है, तो उसके रिगार्डिंग आप PIL फाइल कर सकते हो कि ठीक है इसका ये इशू है, तो आप खुद जाके आप फाइल भी कर सकते हो इसके रिगार्डिंग, पर वो जेन्युइन इशू होना चाहिए। और किसके अगेंस्ट फाइल कर सकते हो, तो स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट या म्युनिसिपल अथॉरिटीज, नॉट एनी प्राइवेट पार्टी, मतलब प्राइवेट पार्टी के अगेंस्ट आप फाइल नहीं कर सकते, पर गवर्नमेंट के अगेंस्ट या म्युनिसिपल अथॉरिटीज के अगेंस्ट आप कर सकते हो। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। तो अभी हम देखते हैं इस पर MCQ क्या बनता है। इंटरेस्ट लिटिगेशन इज फाइल्ड इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो ये आप क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे, तो इसके 4 ऑप्शन है, आप कमेंट सेक्शन में मुझे समझा दीजिएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट इश्यू की तरफ चलते हैं। ये इंटरस्टेट काउंसिल, उसके रिगार्डिंग में काफी न्यूज था। आई गेस तमिलनाडु जो स्टेट है उन्होंने एक इंटरस्टेट काउंसिल का गठन किया है। तो अभी इंटरस्टेट काउंसिल क्या है और इसको किसने रिकमेंड किया, तो अब देखते हैं हम। तो रिकमेंड किया था सरकार या कमीशन, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इस पर MCQ बन सकता है। और ये कौन से आर्टिकल के अंडर आता है, मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी मतलब क्या, अगर आपको आर्टिकल दिख गया, ये आर्टिकल है और इसको डिस्क्राइब कर रहा है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अपने आप हो जाता है। इस पर भी एक MCQ पूछा गया था UPSC ने। आई गेस राइट टू वोट एक फंडामेंटल राइट है, ये लीगल राइट है या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ये पूछा गया था। तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है अपना, तो सबको लग रहा था लीगल राइट है, पर नहीं है, ऐसा नहीं था।
और ये जो इंटर स्टेट काउंसिल है वो रिकमेंडेटरी बॉडी है, मतलब क्या, जो भी ये ओपिनियन देगा या फिर रिकमेंड करेगा वो बाइंडिंग नहीं रहेगा स्टेट या सेंटर पे, मतलब जनरली स्टेट में ही रहता है, स्टेट के अंदर ही बनाया जाता है, तो स्टेट पे ये कंपलसरी नहीं रहेगा। और ये एम्पावर है, इन्वेस्टिगेट कर सकता है, डिस्कस कर सकता है जो सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट रहेंगे जो यूनियन और स्टेट्स के रिगार्डिंग, मतलब अभी जो भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स रहते हैं जैसे कॉमन इंटरेस्ट, जैसे कि वाटर डिस्प्यूट हो गए या फिर कुछ भी इंपॉर्टेंट लैंड इश्यू हो गया, तो ये आपस में भी डिस्कस कर सकते हैं इंटर स्टेट, या फिर स्टेट्स और सेंटर में भी ये रिकमेंड कर सकता है या फिर डिस्कस कर सकता है अलग अलग सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग। और बेटर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए पॉलिसी में, उसके रिगार्डिंग भी ये अच्छे से मदद करता है। फिर डिलिबरेट्स ऑन अदर मैटर्स ऑफ जनरल इंटरेस्ट टू द स्टेट्स एज मे बी रेफर्ड बाय द चेयरमैन टू द काउंसिल, मतलब जो भी जनरल इंटरेस्ट के रिगार्डिंग जो भी मैटर्स रहेंगे तो वो उसे भी रेफर किया जा सकता है जो चेयरमैन रहेगा काउंसिल का। और ये जो काउंसिल है ये एटलीस्ट थ्राइस इन अ ईयर मिलने चाहिए, और एक स्टैंडिंग कमेटी भी है काउंसिल की। तो ये सब था एक जनरलिस्टिक। अभी इसका कंपोजिशन देखते हैं कि इसमें क्या कौन कौन रहता है ये इंटर स्टेट काउंसिल में, और इसे कैसे अपॉइंट किया जाता है। कंपोजिशन कैसा रहता है, तो प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन रहते हैं, चीफ मिनिस्टर जो सभी स्टेट्स के रहते हैं वो मेंबर्स रहते हैं, चीफ मिनिस्टर जो यूनियन टेरिटरीज के है जिसमें लेजिस्लेटिव असेंबली है तो उसके चीफ मिनिस्टर, और जो एडमिनिस्ट्रेटर्स है यूनियन टेरिटरीज के जिनका लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, और फिर गवर्नर्स जो स्टेट्स के अंडर जो प्रेसिडेंट रूल्स है और जो गवर्नर रूल है उनके इन द केस ऑफ जम्मू कश्मीर मेंबर्स। तो ये सब जनरली गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, एडमिनिस्ट्रेटर, गवर्नर, ये सब मेंबर्स रहते हैं। फिर 6 मिनिस्टर रहते हैं कैबिनेट रैंक के जो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रहते हैं, जिन्हें नॉमिनेट किया जाता है प्राइम मिनिस्टर ने, जो कि ये भी सब मेंबर्स ही होते हैं। तो ठीक है, हम अभी देखते हैं एमसीक्यू क्या रहेगा इस पे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर ड्यूटीज ऑफ द इंटरस्टेट काउंसिल क्रिएटेड अंडर आर्टिकल 263 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इसमें से कौन सी ड्यूटीज है जो इंटरस्टेट काउंसिल निभाता है। ये 4 ऑप्शन है, इसमें सब जंबल करके दिया है, करेक्ट आंसर के पूछा गया है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा। तो अभी इशू है एंटी डिफेक्शन लॉ का। अभी रिसेंटली महाराष्ट्र जो गवर्नमेंट में है काफ़ी डिफेक्शंस हो आपने देखा रहेगा, तो उसके रिगार्डिंग है न्यूज़ थी। तो एंटी डिफेक्शन लॉ होता क्या है हम जानेंगे अभी। तो एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है, तो ये पनिश करता है जो इंडिविजुअल मेंबर्स रहते हैं पार्लियामेंट के या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली के जो एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में जाते हैं। तो ये काफ़ी जो लोगों की जो आशाएं रहती है तो उसे ये पूरा तरह वॉयलेट करता है, क्योंकि आपने इस कैंडिडेट को इस पार्टी के लिए ही चुना गया था, और ये जो कैंडिडेट है ये पार्टी छोड़ के दूसरे पार्टी में जा रहा है, तो इसे पनिश करना चाहिए। तो इसके रिगार्डिंग ये पूरा एंटी डिफेक्शन लॉ है। और जो पार्लियामेंट है ये इन्होंने कॉन्स्टिट्यूट किया था 10th शेड्यूल में, जो कि 1985 में ही किया था। तब आया राम गया राम ही आपने सुना रहेगा, तब काफ़ी फ्रिक्वेंटली ये पार्टी बदल रहे थे। तो इसके लिए उन्होंने 10th शेड्यूल में 1985 में पूरी प्रोसीजर किया गया है इसमें। और जो स्टेबिलिटी रहनी चाहिए गवर्नमेंट में, तो इसके रिगार्डिंग ये पूरा जो शेड्यूल है ये इसे इस्टेब्लिश किया था। और ये 52nd अमेंडमेंट 1985 में आया था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है 10th शेड्यूल, ये काफ़ी बार यूपीएससी में पूछा गया है। और ये पूरे प्रोविजन सेट करता है किसे डिस्क्वालीफाई करना चाहिए, कौन से ग्राउंड्स पे। और ये 1967 के 19 इलेक्शंस में ये पूरी तरह आपने मैंने जैसे बताया कि काफ़ी सारे टॉपलिंग हो रहे थे, पार्टी हॉपिंग हो रही थी, हॉर्स ट्रेडिंग बोल सकते हो, काफ़ी सारा हो रहा था। पर ऐसा नहीं कि अगर आपने कुछ पूरी तरह छोड़ दिया तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। इसमें एक एक्सेप्शन भी है कि अगर ग्रुप रहेगा एमपी या एमएलए का, तो उन्होंने किसी पार्टी में मर्ज किया तो वो जनरली उसे पिनलाइज नहीं किया जा सकता है। तो डिफेक्शन किस बेसिस पे होना चाहिए, तो पहले तो 1/3 मेंबर्स जो इलेक्टेड मेंबर्स है अगर उन्होंने मर्ज किया तब उन्हें मर्जर माना जाता था 1985 के एक्ट में। पर 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 का जो है तो उसमें एटलीस्ट 2/3 होना चाहिए, मतलब पहले 1/3 था तो ये कैंसिल करके अभी 2/3 मर्जर होना चाहिए। 2/3 मेंबर्स है, समझो अभी 66 मेंबर्स का है पूरी पार्टी का समझो, और 2/3 मतलब कितना हो गया 44 मेंबर्स अगर मर्ज होते दूसरे पार्टी में तो ये एंटी डिफेक्शन लॉ के अंडर नहीं माना जाएगा। अगर कोई मेंबर डिस्क्वालीफाई हो जाता है ये अंडर लॉ के अंडर, तो ये इलेक्शन स्टैंड कर सकते हैं दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के लिए उसी हाउस में, मतलब ये ड्रॉबैक ही हो गया एक तरफ से। और कौन डिसीजन लेता है, तो डिसीजन ऑन क्वेश्चंस मतलब डिस्क्वालिफिकेशन जो डिफेक्शन का जो ग्राउंड रहेगा वो डिसीजन किस पे रहता है, तो स्पीकर या फिर चेयरमैन जो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर रहते हैं उसके अंडर ही ये डिस्क्वालिफिकेशन का जो डिसीजन है वो लिया जाता है। और ये सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू है, मतलब अगर
किसी ने ये डिसीजन लिया कि इसे डिस्क्वालीफाई करना है, अगर इसने बोला कि ये गलत है, मेरे ऊपर अन्याय हो रहा है, तो ये सीधा जो जुडिशियरी के पास जा सकता है और जुडिशियरी इस पर पूरा देख सकती है कि इसमें सच में ये अच्छी तरह से किया है या नहीं। और लॉ में ऐसा कोई टाइम फ्रेम नहीं है कि ये टाइम के अंडर ही प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने इसे जजमेंट देना चाहिए, डिफेक्ट करना चाहिए। अभी कौन से ग्राउंड्स पर डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं वो हम देखते हैं। अभी कौन से ग्राउंड्स हैं, तो वॉलंटरी गिव अप, मतलब अगर कोई इलेक्टेड मेंबर वॉलंटरीली अपनी मेंबरशिप बोलता है कि मुझे ये पार्टी पे नहीं रहना ही नहीं है, तो तब ये डिफेक्ट कर सकते हैं। फिर वायलेशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस, मतलब अगर वो वोट कि वह एब्सटेन करता है, मतलब अगर ये पार्टी है और उसे कहा गया है कि आपको वोट करना है पार्टी के हित के लिए, अगर वो पार्टी के हित के लिए वोट नहीं करता है तब वो डिस्क्वालीफाई हो सकता है। फिर बाद में अगर कोई इलेक्टेड मेंबर इंडिपेंडेंटली इलेक्टेड मेंबर ज्वाइंस एनी पॉलिटिकल पार्टी, अगर कोई इंडिपेंडेंटली इलेक्टेड मेंबर रहेगा, मतलब किसी भी पार्टी का इलेक्शन मतलब इलेक्टेड मेंबर नहीं है, तो ये खुद से चुन के आया है और वो किसी अलग पॉलिटिकल पार्टी में ज्वाइन करता है, तब ये डिफेक्शन माना जाएगा। अगर कोई नॉमिनेटेड मेंबर ज्वाइन करता है कौन सी भी पॉलिटिकल पार्टी 6 महीने के एक्सपायरी के बाद, तब इसे डिफेक्शन माना जाएगा। तो अभी हम क्वेश्चन देखते हैं इस पर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, चूज द करेक्ट वन फ्रॉम बिलो, मतलब इसमें से कौन सा सही है या गलत, इसमें कौन सा सही है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। मिल जाएगी मेरे चैनल है टेलीग्राम चैनल, जो कि डिस्क्रिप्शन में मैंने नीचे दिया गया है। अगर आपने सब्सक्राइब किया नहीं रहेगा तो ये सब्सक्राइब बटन है, यहाँ पे आप कर सकते हो और बाद में ऑल करके बेल आइकन आएगा तो उस पर आप क्लिक कर सकते हो, मतलब जो भी मेरे वीडियोस आएगी आपको नोटिफाई किया जाएगा। थैंक यू।